स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Russo-Japan War 1905, How Japan defeated the mighty Russia। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, 20th सेंचुरी कई बड़े और छोटे वॉर्स का साक्षी रहा है। फिर चाहे वो 2 वर्ल्ड वॉर्स हों या फिर छोटे मोटे रीजनल वॉर्स, इंटरनेशनल स्केल पर हुए वॉर्स ने समय समय पर बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट किया है, जहां किसी एक पावर का डाउनफॉल हुआ और दूसरे का राइज। ऐसा ही एक वॉर 1904-105 में एम्पायर ऑफ जापान और रशियन एम्पायर के बीच हुआ था, जिसमें जापान ने रशिया को लैंड और सी दोनों फ्रंट्स में बुरी तरह से डिफीट किया। ये वॉर आज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत प्रसिद्ध नहीं है, जैसे कोरियन और वियतनाम वॉर थे, लेकिन इस वॉर के इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पहला मॉडर्न वॉर था जिसमें एक छोटे एशियन देश ने एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और पावरफुल यूरोपियन पावर को डिफीट किया था। ये वॉर इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने वेस्टर्न पावर्स की उस कल्चरल हेजेमनी को भी चैलेंज किया, जिसके तहत उन्होंने पूरी दुनिया में अपने डोमिनेंस को जस्टिफाई किया था। व्हाइट मैन्स बर्डन जैसी अनसाइंटिफिक थियरीज इसी कल्चरल हेजेमनी का नतीजा थीं, जिनके तहत वेस्टर्न पावर्स ने ईस्टर्न पावर्स को बारबेरिक और अनकल्चर्ड बताकर उन्हें कॉलोनाइज करने की कोशिश की। ऐसी थियरीज ने कहीं न कहीं एशियन देशों के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी छेड़ा था, जिसके तहत वहां के लोग खुद को इंफीरियर समझने लगे थे। लेकिन जापान द्वारा रशिया को डिफीट करना एक ऐसा एग्जाम्पल बना जिसने पूरे एशिया में चल रहे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को और मजबूत बनाया और वहां के लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि इस वॉर ने कहीं ना कहीं वेस्टर्न सुपीरियॉरिटी के मिथ को बर्स्ट किया था। हमारी आज की कहानी इसी वॉर की है। आज हम देखेंगे कि इस वॉर के क्या इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस थे और इस कॉन्फ्लिक्ट ने वर्ल्ड हिस्ट्री को किन मायनों में इंपैक्ट किया। सबसे पहले देखते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के क्या कारण थे। चलिए शुरू करते हैं। कॉजेज ऑफ वॉर। दोस्तों, रशिया और जापान के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज थे और साथ ही कुछ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट और पर्सनल फैक्टर्स भी थे। रशिया के एक्सपेंशनिज्म और जापान की रैपिड मिलिट्री ग्रोथ के कारण दोनों पावर्स के बीच ईस्ट एशिया में मिलिट्री, पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट्स को लेकर संघर्ष शुरू हुए। दोनों कंट्रीज ने कोरिया और मंचूरिया पर अपनी टेरिटोरियल क्लेम्स किए। दोस्तों, मंचूरिया आज के नॉर्थ ईस्ट चाइना का एक रीजन है। उस समय यह रीजन का कुछ भाग रशिया में था और कुछ चाइना में। रशिया किसी भी हालत में इस रीजन में एक आइस फ्री पोर्ट चाहता था, जो उसे पैसिफिक ओशन का एक्सेस प्रोवाइड करता। अभी तक उनके पास इस पर्पस के लिए व्लादिवोस्टॉक था, लेकिन पहली समस्या यह थी कि यह पोर्ट साल में 3 महीने फ्रोजन रहता था, और दूसरी ये कि यह पोर्ट जापानीज सी में था, जिसके कारण जापान रशियन फ्लीट पर नजर रख रहा था। दोस्तों, आइए इस पोर्ट इशू के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इशू। दोस्तों, 1891 में रशिया के एम्परर जार अलेक्जेंडर III ने अपने बेटे जार निकोलस II को ट्रांस साइबेरियन रेलवे बनाने का ऑर्डर दिया। ये रेलवे मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक चलने वाली थी और लगभग 9000 किलोमीटर लंबी थी। इस रेल लाइन का कुछ हिस्सा चाइनीज टेरिटरी से होकर गुजरता था। इसके लिए 1896 में रशियंस ने चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक रशियंस चाइनीज मंचूरिया से बिना किसी प्रॉब्लम के पास हो सकते थे। 1898 में रशियंस एक और टेरिटरी लियाओतुंग पेनिनसुला को लीज पर लेने में सफल रहे। ये पेनिनसुला मंचूरिया का ही हिस्सा था। इस पेनिनसुला में पोर्ट आर्थर भी था। पोर्ट आर्थर एक आइस फ्री पोर्ट था और येलो सी से डायरेक्टली कनेक्टेड था। रशियंस को यही चाहिए था, लेकिन जापान को रशिया के इस ईस्टवर्ड एक्सपेंशन से प्रॉब्लम थी। कुछ साल पहले 1894-95 में हुए फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर में जापान ने कोरिया में चाइनीज पावर को एलिमिनेट करके लियाओतुंग पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। पर जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर रशिया ने जापानीज एम्परर को प्रेशराइज किया पेनिनसुला गिव अप करने के लिए, जिसके चलते 1895 में ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी साइन की गई।
इस ट्रीटी के मुताबिक जापान ने कुछ पैसों के बदले पेनिनसुला चाइना को रिटर्न कर दिया, लेकिन 3 साल बाद जब रशियंस ने लीज पर इस पोर्ट को ले लिया तो ये जापान को एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स थे जिनके कारण रशिया और जापान के बीच टेंशन बढ़ रही थी। जैसे इस पीरियड में जापान मेजर मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस से गुजर रहा था। जरा सोचिए कि सिर्फ 1875 से 1902 के बीच जापान का फॉरेन ट्रेड 12 गुना बढ़ चुका था। इस दौरान कोरिया और मंचूरिया जापान के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट्स बन चुके थे। इसके अलावा बाकी सभी मॉडर्न कंट्रीज की तरह रशिया और जापान भी आर्म्स रेस में लगे हुए थे। जापान ने कई सारी ब्रिटिश वॉरशिप्स खरीदी और 1902 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ अलायंस भी किया। इस अलायंस के चलते दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में सपोर्ट करने का वादा किया। यह अलायंस जापान के लिए फायदेमंद था, क्योंकि अब अगर जापान और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता तो यूरोप की कोई भी कंट्री रशिया का साथ नहीं दे पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटेन की एलाइज ही थीं और ब्रिटेन ने जापान की मदद करने का वादा किया था। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि वॉर शुरू कैसे हुआ। हाउ वॉर स्टार्टेड। दोस्तों, 1902 और 1903 में रशिया ने मंचूरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। जापान के लिए यह बात अब फ्रस्ट्रेशन बन चुकी थी। जनवरी 13, 1904 को जापान ने रशिया के सामने एक टेरिटोरियल प्रपोजल रखा। जापान ने कहा कि मंचूरिया अगर रशिया के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो कोरिया पर इन्फ्लुएंस सिर्फ जापान का होना चाहिए। रशिया ने इस प्रपोजल पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। जब सारे नेगोशिएशंस रुक गए तब 8 और 9 फरवरी 1904 की रात जापानीज डिस्ट्रॉयर्स ने पोर्ट आर्थर और चेमुल्पो, जो कोरिया में है, वहां खड़े रशियन वॉरशिप्स पर एक सरप्राइज अटैक किया और 10 फरवरी को जापान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और इस तरह दोनों पावर्स के बीच वॉर स्टार्ट हुआ। दोस्तों, अब नजर डालते हैं वॉर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और टाइमलाइन पर। टाइमलाइन ऑफ वॉर। जैसा कि हमने बताया कि जापान ने रशियन शिप्स पर एक सरप्राइज अटैक किया। यह अटैक रशिया के लिए डिजास्टरस साबित हुआ। इस अटैक से पोर्ट जापान के हाथ में तो नहीं आया, लेकिन रशियन स्क्वाड्रन को उन्होंने पोर्ट में ही घेर लिया। अप्रैल में 1904 में हुई बैटल ऑफ यालू रिवर इस वॉर की पहली मेजर बैटल थी जिसको जापान ने जीता। मई 1904 में जापानीज आर्मी ने लियाओडोंग पेनिनसुला में लैंड किया। पोर्ट आर्थर से 90 किलोमीटर दूर लगभग 38,000 मैन के साथ जापानीज आर्मी इकट्ठी हुई और नानशान हिल्स पर हुई बैटल ऑफ नानशान में जापान की फिर से विक्ट्री हुई। इस बैटल में रशियंस को एक कमर्शियल पोर्ट डालनी को छोड़कर भागना पड़ा। अब सिर्फ पोर्ट आर्थर पर रशियन आर्मी बची हुई थी। इसके बाद पोर्ट आर्थर को जापान ने सीज कर लिया। कई महीनों तक सीज चलने के बाद रशियंस बुरी तरह फंस चुके थे। फूड और मेडिसिन्स के अभाव में रशियन कैंप्स में बीमारियां फैलने लगी। इस सीज से बाहर निकलने के लिए रशियंस ने येलो सी के रास्ते बाहर निकलने की प्लानिंग शुरू की। दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ लैंड बैटल्स की बात की थी। इस वॉर में सी में भी कई बैटल्स हुई। आइए जानते हैं उनके बारे में। जैसा कि हमने बताया कि रशियन स्क्वाड्रन पोर्ट आर्थर में फंस चुके थे। यहां से निकलने के लिए उन्होंने येलो सी के रास्ते व्लादिवोस्तोक भागने का प्लान बनाया और इसी समय इस वॉर की सबसे पहली मेजर नेवल बैटल हुई, बैटल ऑफ येलो सी। दोनों एनिमीज ने एक दूसरे पर हैवी मोर्टार शेल्स की बॉम्बिंग्स की। इस बैटल में कोई भी रशियन शिप व्लादिवोस्तोक पहुंचने में सफल नहीं रही। कुछ डूब गईं और कुछ को कैप्चर कर लिया गया। बाकी बची शिप्स को पोर्ट आर्थर वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया और वहां पर वो फिर से फंस गए। धीरे धीरे दिसंबर 1904 तक सिर्फ एक रशियन बैटलशिप को छोड़कर बाकी सब जापानीज शेलिंग का शिकार हुई। इस वॉर का लास्ट लार्ज स्केल एनकाउंटर था बैटल ऑफ सुशीमा। इस वॉर में रशिया की 2nd पैसिफिक स्क्वाड्रन को बाल्टिक से बुलाया गया था। ये एक नई स्क्वाड्रन थी। जब तक वो जापान पहुंची तब तक उसको फ्यूलिंग, म्यूटिनी और ट्रॉपिकल डिजीज जैसी समस्याएं घेर चुकी थी। जापानीज ने बड़ी ही आसानी से इसको डिफीट किया और एडमिरल को बंदी बना लिया। हजारों रशियंस की इसमें या तो डेथ हुई या उनको प्रिजनर बना लिया गया, जबकि जापान की तरफ से कैजुअल्टीज काफी कम थीं। दोस्तों, ये बैटल ऑफ सुशीमा डिसाइसिव बैटल साबित हुई और वॉर में जापान की विक्ट्री हुई, जिसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच पीस सेटलमेंट हुआ और इसको ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समथ बोला गया।
आइए जानते हैं क्या थी इस ट्रीटी के टर्म्स। ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समouth। दोस्तों, जापान ने विक्ट्री तो हासिल की, लेकिन जापानीज फोर्सेस एग्जॉस्ट हो चुकी थी। जापान की इकोनॉमी को भी एक बड़ा झटका लगा था। रशिया और इन्फोर्समेंट्स भेज सकता था, लेकिन रशिया के एम्परर रशिया में चल रही डोमेस्टिक अनरेस्ट से जूझ रहे थे। इसी कारण दोनों पार्टीज ने अगस्त 1905 में पीस नेगोशिएशंस शुरू किए और सितंबर 1905 में ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समouth साइन हुई। इस ट्रीटी में कोरिया पर जापानीज के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया और पोर्ट आर्थर, डेलनी और उसके आसपास की टेरिटरीज को जापान को सौंप दिया गया। रशिया को मंचूरिया भी छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन जापान गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन की डिमांड को ग्रांट नहीं किया गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस और सिग्निफिकेंस के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस एंड सिग्निफिकेंस। दोस्तों, इस वॉर में दोनों ही साइड्स को हैवी लॉसेस हुए, जिसके चलते दोनों कंट्रीज में डोमेस्टिक अनरेस्ट होने लगा। जापान में कई लोगों का मानना था कि पीस सेटलमेंट में उनको चीट किया गया और उनकी विक्ट्री का सही फल उन्हें नहीं मिला। कई दिनों तक राइट्स हुई और अथॉरिटीज को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। दूसरी तरफ रशिया में डिफीट की न्यूज सुनकर पॉलिटिकल ऑपोजिशन को वहां की निरंकुश यानी ऑटोक्रेटिक रेजीम को क्रिटिसाइज करने का मौका मिल गया। ऑपोजिशन इस तरह के रेजीम की इनकॉम्पिटेंसी की बात करने लगा। मिलिट्री ह्यूमिलिएशन और इकोनॉमिक डिसरप्शन के कारण रशिया में डोमेस्टिक अनरेस्ट शुरू हो गया। ऊपर से जब रेजीम ने प्रोटेस्ट्स को सप्रेस करने की कोशिश की तो सोशल अनरेस्ट अपने पीक पर पहुंच गया। ऑपोजिशन की इन्हीं एक्टिविटीज के चलते रशिया में 1905 का रेवोल्यूशन हुआ। इस रेवोल्यूशन में लिबरल्स, सोशलिस्ट्स, वर्कर्स, पेजेंट्स, सोल्जर्स, एथनिक माइनॉरिटीज सभी रशिया की फर्स्ट पार्लियामेंट की डिमांड करने लगे। रूसो जापानीज वॉर के कुछ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल डायमेंशंस भी थे। पहला तो यह कि इस वॉर के बाद ईस्ट एशिया में बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया और जापान को अब ग्रेट पावर्स की लिस्ट में शामिल किया जाने लगा। दूसरा असर यह हुआ कि पूरे एशिया में एंटी इंपीरियलिस्ट्स को इस वॉर ने इंस्पायर किया। एक एशियाटिक कंट्री ने एक यूरोपियन पावर को हराकर वेस्टर्न कंट्रीज के इल्यूजन को तोड़कर रख दिया और इससे इंस्पायर होकर एशिया की सभी कॉलोनीज के सामने यह मैसेज पहुंचा कि इंपीरियल पावर्स को डिफीट करना भी मुमकिन है और स्ट्रगल के लिए सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की जरूरत थी। और इस तरह दोस्तों, एक ऐसी रीजनल वॉर का अंत हुआ जिसका इंपैक्ट इंटरनेशनल था। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।